दोस्तों, कुछ दिनों से YouTube ने कई लोगों के चैनल उड़ा दिए हैं। तो अगर इस चैनल को कुछ हो जाए, इससे पहले आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और हमारे बैकअप चैनल से भी जुड़ जाओ। अगर इस चैनल को कुछ हुआ तो वीडियोस टेलीग्राम और दूसरे चैनल पर आएगी, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की है। मिस्टर सिंघानिया, हमें पूछना होगा, मिस मेहरा को अचानक उनकी याददाश्त वापस क्यों मिली? इसकी मुख्य वजह यह है कि इस दौरान वह अतीत के ढेर सारे लोगों और चीजों के संपर्क में आई। इस वजह से उनके दिमाग के कुछ हिस्से में यादें जाग गई। अगर लंबे समय तक उनकी ये यादें नहीं जागती तो शायद मिस मेहरा के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। उनकी पुरानी यादें पूरी तरह मिट चुकी होती और वो सामान्य जीवन जी पाती। डॉक्टर ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र समझ गया कि उनका मतलब क्या है। रुद्र ने बिना किसी भाव के पूछा, तो अगर मैं उनकी जिंदगी से दूर हो जाऊं और जिन लोगों को वो पहले जानती थी वे उनकी जिंदगी में ना आए तो वो इस स्थिति में नहीं होंगी, है ना? डॉक्टर ने नरमी से सिर हिलाया, तर्क के हिसाब से। हाँ, रुद्र ने दांत पीसे। अगर वो ऐसे ही जारी रखती है तो क्या होगा? डॉक्टर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, सबसे खराब स्थिति में मिस मेहरा के कोमा में जाने की संभावना है। आखिरकार उनका दिमाग इतने लंबे समय तक इस तरह की अफरातफरी को झेल नहीं पाएगा। रुद्र ने जैसे ही डॉक्टर की बातें सुनी, उसकी आंखों में निराशा छा गई। उसने सोचा था कि अब उसे और प्रिया को कभी अलग नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति सामने आ जाएगी। रीना ने माथे पर शिकन डालकर पूछा, डॉक्टर, क्या कोई और तरीका नहीं है? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। वर्तमान तकनीक इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ सालों में शायद कोई रास्ता निकल आए। रीना ने डॉक्टर की ओर देखा और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। आखिरकार ये डॉक्टर देश के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट थे। अगर ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं है तो शायद सच में कोई रास्ता ना हो। रुद्र ने बिना किसी भाव के डॉक्टर को जवाब दिया, मैं समझ गया। फिर वो निराशा भरे चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद रुद्र प्रिया के कमरे में पहुंचा। प्रिया पहले ही जाग चुकी थी और उन्होंने जल्दी से रुद्र को आवाज दी। रुद्र ने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला, कमरे में गया और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया, तुम जाग गई। तुमने मुझे अभी सचमुच डरा ही दिया था। प्रिया ने उलझन में पूछा, मुझे अभी क्या हुआ था? रुद्र ने जवाब दिया, तुम अभी बेहोश हो गई थी। तुम्हें अस्पताल मैं ही लाया था। प्रिया ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मैं बेहोश क्यों हुई? रुद्र ने बहाना बनाया, डॉक्टर ने कहा कि तुम ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गई, इसलिए तुम्हें भविष्य में अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तुम्हें फिर कभी देर रात तक नहीं जागना चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, तो ये बात है, मैं हाल ही में कंपनी के मामलों की वजह से बहुत देर तक जाग रही थी। प्रिया ने फिर कहा, रुद्र, क्या तुम्हें पता है, मैंने अभी एक सपना देखा। रुद्र ने अनमने ढंग से पूछा, कैसा सपना? प्रिया ने खुशी फुशी रुद्र से कहा, मैंने सपने में देखा कि तुम सच में मेरे मंगेतर थे और मेरे माता पिता वे नहीं थे जो अभी हैं। वे वही दो लोग थे जिनसे तुम मुझे उस दिन मिलवाने लाए थे। मेरे परिवार में सब तुम्हें नीचा देखते थे, लेकिन बाद में तुमने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि वह थोड़ा धुंधला था, लेकिन मैंने सपने में सचमुच वो सब देखा जो तुमने कहा था। जब रुद्र ने प्रिया की बातें सुनी तो उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। आखिरकार ये कोई सपना नहीं था, बल्कि ये हकीकत थी। रुद्र ने प्यार से प्रिया के सिर पर थपथपाया और धीरे से कहा, प्रिया, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। ज्यादा सोच विचार मत करो। प्रिया थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगी। रुद्र ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद रुद्र बेंच पर अकेला बैठ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि प्रिया के बेहोश होने की वजह वो खुद था। इसके अलावा प्रिया जितना ज्यादा उसके साथ रहेंगी, उनकी हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। अब सबसे अच्छा रास्ता यही था कि वह प्रिया को छोड़ दे। लेकिन रुद्र ने इतनी मेहनत के बाद आखिरकार प्रिया को ढूंढा था और उससे दोबारा मिला था, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
तभी कार्लोस और डायना भागते हुए रुद्र के पास आए और बेचैनी से पूछा, मिस्टर सिंघानिया, क्या मिस मेहरा ठीक हैं? रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ नहीं हुआ। डायना ने माथे पर शिकन डालकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मिस मेहरा को क्या हुआ? वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? रुद्र ने ऊपर डायना की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अगर वह डायना और बाकी लोगों को ये बातें बताएगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा। डायना ने जल्दी से रुद्र को समझाया, मिस्टर सिंघानिया, मैं कुछ बहुत अच्छे डॉक्टरों को जानती हूं। मेरे दादाजी खुद अल्केमी करते हैं, इसलिए वह उनसे संपर्क में रहते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कार्लोस ने बात आगे बढ़ाई, सही कहा मिस्टर सिंघानिया, डायना सचमुच कई ताकतवर डॉक्टरों को जानती है। ये डॉक्टर आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। रुद्र ने धीरे धीरे सिर उठाया और डायना की ओर देखा। फिर उसे संक्षेप में प्रिया की स्थिति के बारे में बताया। प्रिया की स्थिति जानने के बाद डायना ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने दादाजी को फोन किया। रुद्र को डायना से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार उसे लगा कि जब देश का सबसे अच्छा डॉक्टर इस समस्या को हल नहीं कर पाया तो डायना क्या सोच सकती है। आधे घंटे बाद डायना रुद्र के पास लौटी और फुसफुसाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैंने मिस मेहरा की हालत के बारे में अपने दादाजी को बताया है। मेरे दादाजी ने कहा कि मिस मेहरा की बीमारी को ठीक करने और उनकी याददाश्त वापस लाने का केवल एक ही तरीका है। ये सुनते ही रुद्र खड़ा हो गया और उत्तेजित होकर पूछा, वो क्या है? डायना मुस्कुराई, ये तरीका असल में बहुत आसान है मिस्टर सिंघानिया। आपको बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो सोल रिटर्निंग पिल बना सकता हो और उससे मिस मेहरा के लिए एक बनाने के लिए कहना होगा। रुद्र की आंखों में उलझन दिखी। एक सोल रिटर्निंग पिल? डायना ने रुद्र को समझाया, जी हाँ, सोल रिटर्निंग पिल एक पौराणिक दवा है। यह उस इंसान को जिसने अपनी याददाश्त खो दी है उसे वापस पाने में मदद कर सकती है। क्या ये प्रिया पर काम करेगी? रुद्र ने उत्साह से पूछा। बेशक, सोल रिटर्निंग पिल का असर बहुत जबरदस्त होता है। ये मिस मेहरा की याददाश्त वापस लाने में मदद तो करेगी ही, साथ ही सर्जरी से दिमाग को हुए नुकसान की भी मरम्मत कर देगी। डायना ने पूरे यकीन के साथ कहा। डायना की बात सुनकर रुद्र को फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। तो फिर क्या तुम जानती हो कि सोल रिटर्निंग पिल कौन बना सकता है? क्या तुम्हारे दादाजी इसे बना सकते हैं? मेरे दादाजी नहीं बना सकते। डायना ने सिर हिलाया और आगे कहा, सोल रिटर्निंग पिल एक पौराणिक गोली है। आम लोग इसे बिल्कुल नहीं बना सकते। मेरे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं और उनकी ताकत उतनी नहीं रही, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूं जो ये गोली बना सकता है। कौन है वो? रुद्र ने जल्दी से पूछा। वो शख्स आपके गुरु प्रदीप है। डायना मुस्कुराई और आगे बोली, प्रदीप न सिर्फ एक प्राचीन मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ है, बल्कि वह एक पौराणिक रसायन ग्रैंड मास्टर भी है। पूरे देश में कोई भी उनकी रसायन विद्या की कला का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप प्रदीप से सोल रिटर्निंग पिल बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कमबख्त बूढ़ा आदमी इतना ताकतवर है। रुद्र प्रदीप के बारे में जितना ज्यादा जानता गया, उसे लगा कि प्रदीप अविश्वसनीय है। वो न सिर्फ मार्शल आर्ट में माहिर थे, बल्कि उन्हें रसायन विद्या भी आती थी। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद रुद्र को यह सामान्य लगा। आखिर प्रदीप ने ही रुद्र को एसेंस कल्टीवेटिंग पिल दी थी, जिसने रुद्र की शारीरिक फिटनेस बदल दी थी। इसकी वजह से ही वह एक आम इंसान से शुरुआती स्तर का मार्शल आर्टिस्ट बन पाया था। ठीक है डायना, आज रात के लिए मुंबई का हवाई टिकट मेरे लिए बुक कर दो। मैं पहले प्रिया को घर छोड़ देता हूं और फिर उस बूढ़े से मिलने जाऊंगा। रुद्र ने एक पल सोचा और डायना के कान में फुसफुसाया, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ वापस चलूं? कार्लोस ने रुद्र से कहा, नहीं, तुम दोनों यहीं रुककर प्रिया की हिफाजत करो। मुझे डर है कि कोई उन पर हमला कर सकता है। अब जबकि न्यूटाउन में हालात अनिश्चित थे, रुद्र को लगा कि कार्लोस और डायना का प्रिया की हिफाजत के लिए रहना बेहतर है। आखिरकार रुद्र को यह मामला रीना के लोगों पर छोड़ने का विश्वास नहीं था। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कार्लोस ने रुद्र की तरफ देखा और सिर हिलाया। रात के बजे
रुद्र ने प्रिया को घर छोड़ा और एक मनगढ़ंत बहाना बनाया कि किसी काम से उसे कुछ समय के लिए न्यू टाउन से बाहर रहना पड़ सकता है। प्रिया ने ज्यादा नहीं पूछा और सहमत होकर सिर हिलाया। प्रिया को घर छोड़ने के बाद रुद्र ने तुरंत एक टैक्सी ली और न्यू टाउन के हवाई अड्डे की ओर चल दिया, रातों रात मुंबई लौटने की तैयारी में। न्यू टाउन मुंबई से कुछ 100 किलोमीटर दूर था। अगली सुबह 7 बजे रुद्र हवाई जहाज से उतरा। हवाई जहाज से उतरने के बाद रुद्र ने आराम करना ठीक नहीं समझा। इसके बजाय वह सीधा प्रदीप के घर की ओर भागा। आखिरकार इस वक्त सबसे जरूरी काम प्रिया की समस्या को हल करना था। जब वो एक सुपरमार्केट से गुजरा तो रुद्र ने खास तौर पर कुछ फल और उपहार खरीदे। आखिर वो यहां मदद मांगने आया था, इसलिए रुद्र को लगा कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होगा। प्रदीप के आंगन में घुसते ही रुद्र ने देखा कि प्रदीप अभी भी पहले की तरह ही कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे। जहां तक जब्ब की बात थी, वो पागल चिंपांजी चुपचाप प्रदीप के बगल में बैठा अपने शरीर से जू निकाल रहा था। जब जब्ब ने रुद्र को देखा तो वह दांत दिखाते हुए उस पर झपटा। उसने रुद्र की फलों की टोकरी में रखे सारे केले भी छीन लिए। रुद्र का मन जब्ब की परवाह करने में नहीं था। वो प्रदीप के पास गया और मुस्कुराया। गुरुजी, बहुत दिन हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें मैं अब भी याद हूं। प्रदीप ने भावहीन होकर कहा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? जैसा कि कहा जाता है, एक दिन का गुरु जीवन भर का पिता होता है। चाहे कुछ भी हो, आप मेरे गुरु तो हैं ही। मैं कुछ समय से सचमुच व्यस्त था और आपसे मिलने का समय नहीं निकाल पाया। अब जब फुर्सत मिली है तो मैं तुरंत आपसे मिलने आ गया। रुद्र ने प्रदीप की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसने खरीदे हुए सारे उपहार निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, देखिए, ये काला चना का पाउडर है जो मैंने खास आपके लिए खरीदा है। यह आपकी किडनी के लिए है। यह प्रोटीन पाउडर भी है, आपके कैल्शियम के लिए। ओह हाँ, ये खजूर का पाउडर भी है। ठीक है, उपहारों की परवाह मत करो। अगर कुछ कहना है तो जल्दी से कहो, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का मन नहीं है। प्रदीप ने लाचारी में रुद्र को टोक दिया। रुद्र थोड़ा लाचार हो गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, असल में मैं यहां किसी बड़े काम के लिए नहीं आया हूं। मैं तो बस चाहता हूं कि आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दें। प्रदीप ने रुद्र को उदासीनता से देखा और कुछ नहीं कहा। यह सच में बस एक छोटी सी मदद है, रुद्र ने दोषी महसूस करते हुए सफाई दी। कैसी मदद? प्रदीप ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक सोल रिटर्निंग पिल बना दें, रुद्र ने दांत भींचकर कहा। जाओ, मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और हां, अपने सारे उपहार और फल भी वापस ले जाओ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, प्रदीप ने बिना किसी झिझक के मना कर दिया। बूढ़े, इतने भी निर्दयी मत बनो। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तुम मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं करना चाहते, रुद्र ने लाचारी से कहा। यह छोटी मदद नहीं है। सोल रिटर्निंग पिल बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। प्रदीप ने फिर भी सिर हिलाया और मना कर दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सोल रिटर्निंग पिल बना सकते हो, है ना? जब रुद्र ने प्रदीप की बात सुनी तो वो बेहद उत्साहित हो गया। आखिर जरूरी बात यह थी कि प्रदीप पुनरुत्थान की गोली बना सकते थे। मैंने ऐसा नहीं कहा, प्रदीप ने सिर हिलाया। ठीक है, नाटक बंद करो। आपको कितना पैसा चाहिए और आपकी क्या शर्तें हैं? रुद्र प्रदीप की चालें जानता था। अगर उसने प्रदीप को कुछ फायदा नहीं दिया तो प्रदीप यकीनन उसकी मदद नहीं करेंगे। मुझे कितनी भी कीमत क्यों न मिले, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, प्रदीप ने फिर से सिर हिलाया। बूढ़े, क्या तुम्हें सच में इतना निर्दयी होना पड़ेगा? ये सोल रिटर्निंग पिल किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगी और ये मेरे बाकी जीवन की खुशी से जुड़ी है। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? अगर तुम इस बार मेरी मदद करोगे तो मैं भविष्य में वो सब करूंगा जो तुम कहोगे, ठीक है? रुद्र ने उत्सुकता से कहा। तुम्हारे बाकी जीवन की खुशी से मेरा क्या लेना देना? वैसे भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, किसी और को ढूंढो, प्रदीप ने भावहीन होकर कहा। रुद्र ने प्रदीप की ओर देखा और एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने दांत पीसे और धीमी आवाज में कहा,
ठीक है बदतमीज बूढ़े, जब तुम इतने निर्मोही बन रहे हो तो मुझे भी निर्दयी बनने का दोष मत देना। आज से मैं यही तुम्हारे साथ डेरा डालूंगा। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानते मैं तुम्हें रोज तंग करता रहूंगा और चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूं कि हम दोनों में से पहले कौन हार मानता है। प्रदीप ने रुद्र की बात सुनी तो लाचारी से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें सोल रिटर्निंग पिल किस लिए चाहिए? प्रदीप को अब बात करने को तैयार देखकर रुद्र ने तुरंत प्रिया से जुड़ी सारी बात उसे बता दी। ये सब जानने के बाद प्रदीप ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, चूंकि तुम ये सब अपनी प्रेमिका के लिए कर रहे हो तो मैं बेमन से ही सही पर इस बार तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन दवा बनाने के लिए शुल्क तो लगेगा। कितना? रुद्र ने लाचारी से पूछा। 500 मिलियन। प्रदीप ने रुद्र की ओर 5 उंगलियां बढ़ाई। रुद्र ने प्रदीप को देखा और गुस्से से भड़क गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह चिल्लाया, ओह बूढ़े, क्या तुम ज्यादा ही क्रूर नहीं हो रहे? एक गोली के लिए तुम मुझसे 500 मिलियन मांग रहे हो। अगर तुम्हें यह महंगा लगता है तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। प्रदीप ने रुद्र की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, हम गुरु और शिष्य हैं और मैंने तुम्हें इतने सारे तोहफे भी दिए हैं। क्या तुम मुझे कोई छूट नहीं दे सकते? रुद्र ने मायूसी से कहा, कोई छूट नहीं। प्रदीप ने सिर हिला दिया। 50 मिलियन, क्या ख्याल है? रुद्र ने प्रदीप से पूछा। तो फिर तुम यही रुके रहो। प्रदीप ने बिना कुछ बोले जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। रुद्र ने प्रदीप को रोकने के लिए जल्दी से हाथ बढ़ाया, फिर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है 500 मिलियन ही सही, बस तुम किसी भी तरह मेरी मदद करके दवा बना दो। मेरा यहां इंतजार करो। यह देखकर कि रुद्र मान गया है, प्रदीप उठा और घर के अंदर चला गया। रुद्र ने प्रदीप की पीठ की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, क्योंकि उसकी नजर में प्रदीप एक ऐसा इंसान था जिसे सिर्फ पैसे से प्यार था। उसमें भावनाएं नाम की कोई चीज नहीं थी। किसी भी बात के लिए वो पैसे की ही बात करता था। कुछ मिनट बाद प्रदीप ने रुद्र को एक कागज का टुकड़ा थमाया। रुद्र ने वो नोट लिया और उसे बहुत गंभीरता से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली बार प्रदीप ने उसे एसेंस कल्टीवेटिंग पिल के लिए सामग्री इकट्ठा करने को कहा था। उस पर जड़ी बूटियों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन इस बार जड़ी बूटियों के प्रकार कहीं ज्यादा थे और उनमें से ज्यादातर बेहद दुर्लभ थी। ये क्या है? रुद्र ने हाथ में पकड़े नोट को देखते हुए उलझन भरी नजरों से प्रदीप से पूछा। ये सोल रिटर्निंग पिल बनाने के लिए जरूरी दवाइयां है। जाओ और इन सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके फिर मेरे पास आना। प्रदीप ने रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा। बदतमीज बूढ़े, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ जितनी भी जड़ी बूटियां चाहिए वे सारी 1000 साल पुरानी और बेहद कीमती हैं। मैं उन्हें कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? रुद्र ने बिना कुछ कहे प्रदीप पर चिल्लाया। पिछली बार जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद रुद्र पहले से ही जानता था कि 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां कितनी कीमती होती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सिर्फ पैसे से खरीदा जा सके। नोट पर एक पता भी लिखा है। वहां एक मार्शल आर्टिस्ट कन्वेंशन होने वाला है। मैं तुम्हें कुछ गोलियां देता हूं जो तुम अपने साथ ले जा सकते हो। समय आने पर तुम इन गोलियों को अपनी जरूरत की जड़ी बूटियों से बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना है और न ही ये कहना है कि वे गोलियां मैंने तुम्हें दी हैं। प्रदीप ने बात करते हुए रुद्र को एक चीनी मिट्टी की बोतल पकड़ा दी। रुद्र ने बोतल खोली और झांक कर देखा। उसने पाया कि उसके अंदर लगभग 50 गोलियां थी। क्या मैं इन गोलियों के बदले 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां ले सकता हूं? रुद्र ने उलझन में पूछा। बेशक। प्रदीप ने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, मेरी ये गोलियां मार्शल आर्टिस्टों को अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने देती है। हालांकि 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां कीमती है, पर मार्शल आर्टिस्ट उन्हें सीधे शरीर में अवशोषित नहीं कर सकते। इसलिए इन गोलियों के मुकाबले 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां पूरी तरह से बेकार है। तो फिर तुम मुझे हमारे रिश्ते के बारे में किसी को बताने क्यों नहीं दे रहे? रुद्र ने उलझन में पूछा। अगर दूसरों को पता चला कि मैंने तुम्हारी जैसी इतनी बेकार काबिलियत वाले शिष्य को रखा है, तो ये मेरे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी।
प्रदीप ने रुद्र को जरा भी इज्जत नहीं दी और साफ साफ कह दिया। प्रदीप की बात सुनकर रुद्र तुरंत निःशब्द हो गया। उसने प्रदीप को देखा और उसे सच में समझ नहीं आया कि क्या कहे। ठीक है, तो मैं वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाता हूं, लेकिन अगर मुझे ये सारी जड़ी बूटियां नहीं मिली तो क्या होगा? रुद्र ने प्रदीप से पूछा। अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट कन्वेंशन में ये सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं कर पाए तो सेलेस्टियल फ्लावर वैली चले जाना। तुम्हें वहां तुम्हारी जरूरत की सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। प्रदीप ने जवाब दिया। ये सेलेस्टियल फ्लावर वैली कहाँ है? रुद्र एक पल के लिए चौंक गया और पूछा। मुझे भी नहीं पता कि सेलेस्टियल फ्लावर वैली कहाँ है, पर तुम कन्वेंशन में सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों से मिल सकते हो। उस समय तुम सेलेस्टियल फ्लावर वैली के लोगों का पीछा करके सेलेस्टियल फ्लावर वैली को ढूंढ सकते हो। प्रदीप ने धीरे धीरे कहा। इससे अच्छा तो तुम बोलते ही नहीं। रुद्र ने प्रदीप को देखा और तुरंत चुप हो गया। वैसे तुम 7 स्टार बिग डिपर फिस्ट का अभ्यास कैसा कर रहे हो? प्रदीप ने रुद्र से पूछा। मैं पहले से ही आखिरी चाल का अभ्यास कर रहा हूं, रुद्र ने जवाब दिया। बुरा नहीं है, लगता है तुमने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। प्रदीप ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बूढ़े, असल में मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मार्शल आर्टिस्टों और आम लोगों के बीच क्या अंतर है। क्या ये सिर्फ ताकत का अंतर है? रुद्र ने माथे पर बल डालकर प्रदीप से पूछा। असल में मार्शल आर्टिस्ट भी आम लोगों जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि मार्शल आर्टिस्ट अपने शरीर की शक्ति को अधिकतम सीमा तक उपयोग कर सकते हैं और आम लोग ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि एक बार जब आम लोग मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं तो वे अपनी लड़ाई की ताकत को बढ़ाने के लिए अपने शरीर में मौजूद ची का भी उपयोग कर सकते हैं, प्रदीप ने धीरे धीरे समझाया। ची? रुद्र ने माथे पर बल डालकर धीमी आवाज में कहा। मैं भी अब एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। मैं अपने शरीर में ची का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें ची का उपयोग करना नहीं आता। प्रदीप ने बात करते हुए रुद्र को एक किताब दी। रुद्र ने किताब ली और एक नजर डाली। उस पर 3 शब्द लिखे थे, ची मैनिपुलेशन टेक्निक। ये क्या है? रुद्र ने प्रदीप से पूछा। ये ची का उपयोग करने की तकनीक है। भविष्य में जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम इस पर दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने शरीर में ची का प्रशिक्षण कर सकते हो। जब तुम अपनी ची को नियंत्रित करने में माहिर हो जाओगे तो तुम ची को संग्रहित करना सीख सकते हो। प्रदीप एक पल के लिए रुका, फिर रुद्र को देखा और आगे कहा। सामान्य परिस्थितियों में मार्शल आर्टिस्टों को 4 रैंक में बांटा जाता है, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। हर रैंक में 3 स्तर होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। येलो रैंक का बिगिनर लेवल सबसे कमजोर होता है और शरीर में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती है। अच्छा, अब समझा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया, फिर प्रदीप की ओर देखा और पूछा। सब कहते हैं कि आप प्राचीन मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हैं। आपका मौजूदा स्तर क्या है? जो ब्लैक रैंक बिगिनर स्तर से ऊपर होते हैं वे मास्टर कहलाते हैं और जो मास्टर से ऊपर होते हैं वे ग्रैंड मास्टर होते हैं। प्रदीप ने रुद्र को देखा और जवाब दिया। तो आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर क्या आप बता सकते हैं कि मैं इस समय किस स्तर पर हूं? रुद्र ने दांत पीसकर पूछा। मुझे नहीं पता, हालांकि तुम्हारे शरीर में अब ची है, लेकिन चूंकि तुम्हें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि तुम किस स्तर पर हो। प्रदीप ने धीरे से सिर हिलाया, फिर 3 गोलियां निकाली और रुद्र को पकड़ाते हुए धीरे से कहा। पिछली बार की तरह ये तीनों गोलियां तुम्हारी शारीरिक शक्ति को ब्लैक रैंक बिगिनर स्तर तक थोड़े समय के लिए बढ़ा सकती है, जो लगभग 1 घंटे तक रहेगी। अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो इसे फिर से इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी जान बचा सकता है। ये तो बढ़िया चीज है। रुद्र को प्रदीप द्वारा दी गई इस गोली में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। रुद्र ने पिछली बार भी इस तरह की औषधीय गोली का उपयोग किया था। ये वास्तव में बहुत असरदार थी। ठीक है, तुम्हें जो जानना था मैंने बता दिया। मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन कोई शांतिपूर्ण जगह नहीं है। हर साल लोगों की मौत होती है। प्रदीप ने रुद्र की ओर देखा और कहा, समझ गया, धन्यवाद बूढ़े आदमी। रुद्र ने प्रदीप को देखा और मुस्कुराया। फिर
वो पलटा और आंगन से बाहर चला गया। प्रदीप ने रुद्र की धीरे धीरे दूर होती पीठ को देखा और धीरे से आह भरी। उसने अपनी आंखें संकरी कर ली और कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा था। असल में रुद्र को इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में ज्यादा रुचि नहीं थी। आखिरकार उसने प्रदीप को अपना गुरु केवल इसलिए बनाया था क्योंकि वो खुद की रक्षा करने की क्षमता चाहता था। हालांकि इस बार प्रिया की बात थी, इसलिए भले ही रुद्र जानता था कि वहां खतरा हो सकता है, वह जाने और देखने के लिए तैयार था। मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन तोरणपुर नामक जगह पर हो रहा था, जो मुंबई से हजारों मील दूर था। इसलिए रुद्र को वहां की स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि निहाल ने कहा था कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन की तोरणपुर में भी एक शाखा है। निहाल चाहता था कि तोरणपुर का प्रभारी रुद्र का स्वागत करे, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। आखिरकार रुद्र इस बार सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां लेने जा रहा था। रुद्र को लगा कि बहुत सारे लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, लो प्रोफाइल रखना बेहतर है, वरना उसे कुछ खतरे का सामना करना पड़ सकता था। अगले दिन सुबह 9 बजे रुद्र आखिरकार तोरणपुर पहुंचा और अकेले ही हवाई अड्डे से बाहर निकला। तोरणपुर का आर्थिक विकास मुंबई से बहुत अलग था। यह ज्यादा समृद्ध नहीं लग रहा था और वहां गर्मी थी। मूल रूप से छोटे कपड़ों में आकर्षक युवतियां हर जगह देखी जा सकती थी। तोरणपुर के लोगों के लिए इसे एक फायदे के रूप में देखा जाता था। हवाई अड्डे से बाहर निकलने के बाद रुद्र ने वह नोट निकाला जो प्रदीप ने उसे दिया था। हालांकि रुद्र को पता चला कि प्रदीप ने जिस जगह के बारे में लिखा था वो वास्तव में एक जागीर में थी। रुद्र ने कई ड्राइवरों से पूछा, लेकिन कोई भी इस जागीर की सटीक जगह नहीं जानता था। आखिरकार यह मार्शल आर्टिस्टों के बीच का एक मिलन था। यह अजीब नहीं था कि आम लोगों को इसके बारे में पता न हो। जैसे ही रुद्र हताश था, उसने अचानक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपने पास से गुजरते देखा। रुद्र को तुरंत महसूस हुआ कि इस व्यक्ति के आभा में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के लिए इतनी शक्तिशाली आभा होना असंभव था। इसलिए रुद्र को लगा कि यह व्यक्ति एक मार्शल आर्टिस्ट है। तोरणपुर में एक मार्शल आर्टिस्ट और वह भी जल्दी में। इसका मतलब था कि दूसरा पक्ष मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में भाग लेने जा रहा होगा। एक पल हिचकिचाने के बाद रुद्र ने इस मार्शल आर्टिस्ट के पीछे चलने का फैसला किया। इस तरह रुद्र सम्मेलन की सटीक जगह ढूंढ सकता था। रुद्र ने मन बना लिया तो वह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे ध्यान से चलने लगा। हालांकि 500 मीटर से कम चलने के बाद वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक रुक गया और रुद्र को भावहीन होकर देखा। रुद्र थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कुछ न जानने का नाटक किया और मुड़कर जाने लगा। रुको। लेकिन इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र लाचार होकर रुका और मुस्कुराते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से पूछा, जी, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे लहजे में जवाब दिया और फिर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? रुद्र ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखा और फिर उदासीनता से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट होंगे, है ना? क्या तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया कि रुद्र का क्या मतलब है और उसने पूछा, मैं खुद को मार्शल आर्टिस्ट नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बार कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लेने के लिए मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में जा रहा हूं। हालांकि मुझे सम्मेलन की जगह पता है, लेकिन मुझे वहां जाने का रास्ता नहीं पता, इसीलिए मैं आपके पीछे चल रहा था। रुद्र ने अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और समझाया, अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में क्यों जा रहे हो? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब दिया और आगे कहा, अब मेरा पीछा मत करना। अगर आप मुझे अंदर ले जा सकते हैं तो मैं आपको मुआवजे के तौर पर कुछ दे सकता हूं। यह देखकर कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जाने वाला है, रुद्र ने जल्दी से पुकारा, मुआवजा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रुद्र की बात सुनकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। फिर उसने रुद्र को ऊपर नीचे देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो? पैसा। रुद्र की नजरों में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे पैसा हल न कर सके। हालांकि
जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रुद्र की बात सुनी तो वो हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, युवा, तुम सच में भोले हो। हम मार्शल आर्टिस्टों के पास कभी पैसे की कमी नहीं रही। अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक गोलियों जैसी कोई चीज है तो मैं विचार कर सकता हूं। आध्यात्मिक गोलियां। जब रुद्र ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, मेरे पास गोलियां हैं। सचमुच? जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने रुद्र की बात सुनी तो रुद्र को देखने का उसका नजरिया तुरंत बदल गया। रुद्र ने अपने कपड़ों से एक गोली निकाली और बिना सोचे उसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पकड़ा दिया। फिर उसने धीरे से कहा, इस गोली के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गोली मिली तो उसने जल्दी से उसे अपनी नाक के सामने रखा और सूंघा। फिर उसकी आंखों में उत्तेजना की एक झलक आई क्योंकि उसने रुद्र को देखा और कहा, युवा, ये एक उत्कृष्ट दर्जे की औषधीय गोली है। आपको ये कहां से मिली? आपके पास ऐसी कितनी औषधीय गोलियां हैं? इन्हें मुझे बेच दो, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो। माफ करना, मुझे भी पैसे की कमी नहीं है, जब तक आप मुझे मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन तक ले जाते हैं। अगर मेरा मन अच्छा रहा तो मैं आपको कुछ और दे दूंगा। रुद्र ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूं। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रुद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच की एक हल्की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छुपा लिया और फिर रुद्र के लिए आगे बढ़कर रास्ता दिखाने लगा। इस पल रुद्र को एहसास हुआ कि प्रदीप ने उसे जो गोली दी थी वो वास्तव में इतनी कीमती थी कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट को भी उसकी बात मानने पर मजबूर कर सकती थी। उससे बातचीत के दौरान रुद्र को पता चला कि इस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम रविंद्र है और उसका जन्म एक मार्शल आर्टिस्ट कुलीन परिवार में हुआ था। हालांकि समय बीतने के साथ मोदी फैमिली एक छोटा परिवार बन चुका था, जिसे मुख्य रूप से अकेले रविंद्र ही संभाल रहा था। रविंद्र की ताकत येलो रैंक के मध्य स्तर की थी, जो मार्शल आर्टिस्टों में सबसे कमजोर रैंक मानी जाती है। इस बार वह यहाँ मुख्य रूप से कुछ औषधीय गोलियां इकट्ठा करने आया था ताकि भविष्य में उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना आसान हो सके। रुद्र ने उसे जो गोली अभी दी थी वो संयोग से वही थी जिसकी रविंद्र को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। सच कहूं तो रुद्र को भी औषधीय गोलियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए रुद्र ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद रविंद्र से पूछा, जो गोली मैंने तुम्हें अभी दी क्या वो बहुत दुर्लभ है? बेशक, ये दुर्लभ है। रविंद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा, इस अराजकता के दौर में अल्केमिस्ट्स लगभग खत्म होने की कगार पर है। मूल रूप से ज्यादातर गोलियां मार्शल आर्टिस्ट परिवारों के हाथों में हैं। हम जैसे साधारण मार्शल आर्टिस्टों को जो गोलियां मिल पाती है वे केवल सबसे निचले स्तर की होती है, लेकिन तुमने मुझे जो गोली दी है वो उच्च ग्रेड की मानी जाती है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बहुत कीमती है। अच्छा, ये बात है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। दरअसल मौजूदा समाज में औषधीय गोलियों के इतना कीमती होने के मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण यह था कि यह अराजकता का युग था। धरती और आकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिसके कारण औषधीय गोलियों की संख्या भी घट रही थी। इसके अलावा ज्यादातर कीमियागर उन मार्शल आर्टिस्ट कुलीन परिवारों द्वारा नियंत्रित थे। आम लोगों के लिए औषधीय गोलियां पाना आसमान छूने से भी मुश्किल था। यही कारण था कि प्रदीप को इतना विश्वास था कि उसकी गोलियां रुद्र को जरूरी जड़ी बूटियां दिलाने में मदद करेंगी। हाँ, मैंने सुना है कि इस बार सेलेस्टियल फ्लावर वैली और साहनी फैमिली भी आ रहे हैं। रविंद्र ने रुद्र की ओर देखा और आगे बोला, सेलेस्टियल फ्लावर वैली। जब रुद्र ने रविंद्र की बात सुनी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं होगा, है ना? सेलेस्टियल फ्लावर वैली के पास पुणे में सबसे ज्यादा औषधीय जड़ी बूटियां हैं। ज्यादातर कीमती औषधीय जड़ी बूटियां सेलेस्टियल फ्लावर वैली से आती है और साहनी फैमिली पुणे का सबसे बड़ा अल्केमी परिवार है। मूल रूप से 90% गोलियां साहनी फैमिली से आती हैं। इस बार इन दोनों समूहों के यहाँ होने से वे निश्चित रूप से बहुत सारी गोलियां निकालेंगे। रविंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझा। रुद्र ने रविंद्र की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। प्रदीप ने पहले भी रुद्र से सेलेस्टियल फ्लावर वैली का जिक्र किया था,
इसलिए रुद्र जानता था कि अगर उसे मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में अपनी जरूरी जड़ी बूटियां नहीं मिली तो वो केवल सेलेस्टियल फ्लावर वैली पर ही भरोसा कर सकता है। आधे घंटे बाद रविंद्र आखिरकार एक जागीर के सामने रुका। वो मुड़ा और रुद्र से बोला, छोटे भाई, ये वो जगह है जहां मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन आयोजित होगा। रुद्र ने अनजाने में जागीर के प्रवेश द्वार की ओर देखा और दरवाजे पर दो हट्टे कट्टे आदमियों को खड़ा देखा। ये दोनों मजबूत आदमी जरूर मार्शल आर्टिस्ट होंगे। इस बार रुद्र तोरणपुर में निश्चित रूप से बहुत कुछ नया देखेगा। आखिरकार जब वह मुंबई में था तो रुद्र को ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट देखने को नहीं मिले थे। हालांकि यहां वह उन्हें लगभग हर जगह देख सकता था। रुद्र, ये जागीर तोरणपुर के त्यागी फैमिली की है। त्यागी फैमिली तोरणपुर का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट परिवार है और उनका फैमिली हेड एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ है। तुम्हें सावधान रहना होगा। रविंद्र थोड़ा चिंतित लग रहा था और उसने रुद्र को याद दिलाना जरूरी समझा। चिंता मत करो, मैं तो बस कुछ औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढने आया हूं। मैं कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा, रुद्र ने जवाब दिया। ठीक है। फिर रविंद्र ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने अपना निमंत्रण पत्र निकाला और दरवाजे पर खड़े हट्टे कट्टे आदमी को सौंप दिया। उस हट्टे कट्टे आदमी ने उदासीनता से उसे देखा और बेभाव होकर कहा, कृपया अंदर आ जाए। रविंद्र मुस्कुराया और जागीर के अंदर चला गया। रुद्र रविंद्र के पीछे पीछे अंदर जाना चाहता था, लेकिन तभी उस हट्टे कट्टे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और रुद्र को रोक दिया। फिर उसने रुद्र से बेरुखी से कहा, मुझे माफ करना, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाए। ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ आया है। रविंद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने गार्ड को जल्दी से समझाया, निमंत्रण पत्र पर सिर्फ आपका नाम लिखा है, आप अकेले ही अंदर जा सकते हैं। गार्ड ने रविंद्र को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी और ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्या तुम कोई छूट नहीं दे सकते? रविंद्र ने दांत पीसकर पूछा, या तो आप अकेले अंदर जाए या आप में से कोई भी अंदर न जाए। गार्ड ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कह दिया। रविंद्र ने लाचारी से रुद्र की ओर देखा, फिर मुड़ा और जागीर के अंदर चला गया। इस बीच रुद्र लाचार चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो कैसे सोच सकता था कि इस तथाकथित मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र की जरूरत होगी। प्रदीप ने उसे इस बारे में बताया भी नहीं था। लाचार होकर रुद्र ने निहाल को फोन लगाया। आखिरकार निहाल का नेटवर्क काफी बड़ा था और वह इस मामले को सुलझा सकता था। रिंग रिंग 2 बार फोन बजने के बाद निहाल ने कॉल उठाया। मिस्टर निहाल, मुझे मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन की जगह मिल गई है, लेकिन इस जागीर में घुसने के लिए मुझे एक निमंत्रण पत्र चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं एक निमंत्रण पत्र दिलवाने में? रुद्र ने सीधे कहा, ठीक है, मैं फोन करके पूछता हूं। निहाल खुशी खुशी सहमत हो गया और फोन काट दिया। रुद्र ने तब लाचारी से आह भरी। फिर वह दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। इस समय रुद्र को पता नहीं था कि निहाल इस मामले को संभाल पाएगा या नहीं। आखिरकार निहाल कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। कुछ चीजें थी जो वो नहीं कर सकता था। हालांकि जैसे ही रुद्र अधीर हो रहा था, तभी उसके कान में एक आवाज आई। रुद्र एक पल के लिए अवाक रह गया। फिर उसने सहजता से ऊपर देखा और वहीं जम गया। उसने देखा कि एक लंबी और सेक्सी खूबसूरत लड़की अपनी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों से उसे घूर रही थी। वो भी अविश्वास में थी। उस खूबसूरत लड़की ने हल्का मेकअप किया हुआ था और उसके नैनंश लाजवाब और आकर्षक थे। उसके बड़े घुंघराले बाल लापरवाही से उसके कंधों पर लटके हुए थे, जिससे उसकी गोरी और पतली गर्दन दिखाई दे रही थी। उसने काली टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी पतली और कोमल कमर को और भी सेक्सी बना रही थी। उसने ऊंची एड़ी के जूते भी पहन रखे थे। उसका शानदार चेहरा उसकी पतली और गोरी टांगों के साथ मिलकर एक अवर्णनीय आकर्षण पैदा कर रहा था। और ये खूबसूरत लड़की रुद्र की एक पुरानी परिचित थी, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में उससे ऐसी जगह पर मिलेगा। वाह, दुनिया कितनी छोटी है।
रुद्र ने अपने सामने खड़ी इस खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उससे यहां मिलेगा। छोटी स्कर्ट वाली वो खूबसूरत लड़की मीना रुद्र को देखकर कुछ सेकंड के लिए ठिठकी। फिर वो भागकर उसके पास आई और अविश्वसनीय भाव से पूछा, रुद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? रुद्र ने लाचारी से समझाया, मैं यहां मार्शल आर्टिस्ट सम्मेलन में भाग लेने आया हूं। फिर उसने मीना को ध्यान से देखा और उलझन में पूछा, तुम यहां क्यों? मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है। ये सुनकर रुद्र एकदम अवाक रह गया। पल भर के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी पास खड़ी एक थोड़ी छोटी लड़की ने रुद्र को गौर से देखा और धीरे से पूछा, मीना, ये कौन है? मीना ने जवाब दिया, रेनू, ये वही रुद्र सिंघानिया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। रुद्र के सामने जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से गायब रही मीना ही थी। जब मीना को रुद्र की असलियत पता चली थी तो उसे समझ नहीं आया था कि वो उसका सामना कैसे करे, इसलिए उसने मुंबई छोड़ दिया था। मगर रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि मीना तोरणपुर के त्यागी फैमिली से होगी। उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया था, लेकिन मीना आज भी उतनी ही सेक्सी और खूबसूरत थी। इसके अलावा रुद्र महसूस कर सकता था कि मीना उस पिछली घटना को शायद भूल चुकी थी। मीना के बगल वाली छोटी खूबसूरत लड़की ने रुद्र की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया और पहल करते हुए कहा, तो तुम रुद्र हो? मीना ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। हेलो रुद्र, मेरा नाम रेनू खन्ना है। रुद्र ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हेलो। मीना ने रुद्र को देखा और धीरे से कहा, रुद्र, यहां बहुत लोग हैं, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है। मीना जानती थी कि शायद रुद्र के पास आमंत्रण पत्र नहीं होगा, इसीलिए वो यहां इंतजार कर रहा था। फिर उसने गार्ड से कहा, आदित्य, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे अंदर ला सकती हूं, है ना? गार्ड ने तुरंत सहमति दी। बेशक मिस त्यागी। मीना रुद्र को मैनर के अंदर ले गई। मैनर के अंदर आने के बाद भी रुद्र को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने माथे पर शिकन डालकर मीना से पूछा, मीना, क्या तुम सच में त्यागी फैमिली से हो? मीना ने धीरे से समझाया, मुझे असल में त्यागी फैमिली का मुख्य सदस्य नहीं माना जाता। मैं तो त्यागी फैमिली की बस एक साइड ब्रांच हूं। मेरे दादाजी और त्यागी फैमिली के मुखिया भाई हैं। वो आगे बोली, उस समय मैं अपने परिवार वालों द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट से बचने के लिए मुंबई भाग गई थी। फिर मैं ऑनलाइन स्ट्रीमर बन गई। बाद में मैंने सुना कि मेरी ब्लाइंड डेट की शादी हो गई है, तो मैं वापस आ गई। मैं अब त्यागी फैमिली की ही एक कंपनी में काम कर रही हूं। भले ही मैं स्ट्रीमर जितना नहीं कमाती, लेकिन ये मेरे गुजारे के लिए काफी है। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया, अच्छा, अब समझा, शायद इसलिए कि वे लंबे समय बाद मिले थे। मीना ने रुद्र को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। दरअसल त्यागी फैमिली में मीना का रुतबा अभी भी बहुत कम था। वो अब कंपनी में महज एक छोटी सी कर्मचारी थी। इतना ही नहीं, त्यागी फैमिली किसी भी समय उसे रिश्ते तय करने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि मीना ने यह सब स्वीकार कर लिया था। आखिरकार कुछ चीजें थी जिन्हें वो बदल नहीं सकती थी। मीना इन दिनों बेकार थी, इसलिए वो अपनी दोस्त रेनू को इस मैनर में लाई थी ताकि ये देख सके कि मार्शल आर्टिस्ट कन्वेंशन क्या होता है। रेनू का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो रुद्र के साथ बहुत दोस्ताना थी। तीनों लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही बातें करना शुरू कर दिया। मगर जैसे ही मीना रुद्र के हालचाल पूछने वाली थी, एक बहुत ही हैंडसम आदमी उसकी ओर चला आया। रुद्र ने भी अनजाने में उस आदमी की ओर देखा। उसे मानना पड़ा कि वह आदमी सचमुच बहुत हैंडसम था और उसकी फिगर भी बहुत अच्छी थी। वह टीवी के सेलिब्रिटी से भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर रुद्र को भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। उस आदमी को देखकर मीना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर उसने पहल करते हुए आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, श्वेत, तुम यहां हो? उस आदमी ने मुस्कुराया और फिर रुद्र की ओर देखा। उसने उलझन भरे भाव से पूछा, और ये कौन है? मीना ने जल्दी से समझाया, श्वेत,
ये मेरा दोस्त रुद्र सिंघानिया है। ये भी मार्शल आर्टिस्ट कन्वेंशन में भाग लेने आया है। उस आदमी की आंखों में लाचारी की एक झलक दिखी। फिर वह बोला, ये इतना जवान है, ये मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? वो आगे बोला, तुम इसे चुपके से अंदर लाई होगी। मीना अजीब तरह से मुस्कुराई, लेकिन उसने बात काटी नहीं। शुरुआत में रुद्र को लगा कि वह आदमी उसे बाहर निकलवा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी बड़े उत्साह से रुद्र की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा और मुस्कुराते हुए कहेगा, हेलो, मेरा नाम श्वेत त्यागी है। रुद्र ने जवाब दिया, हेलो, मैं रुद्र सिंघानिया हूं। श्वेत ने मीना की ओर मुड़कर कहा, मीना, चूंकि ये आदमी तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें इसके लिए जरूरी इंतजाम करने चाहिए। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से कहो कि मेरे नाम पर इसके लिए एक बेहतर कमरा अरेंज करे। मीना ने उत्साहित होकर कहा, शुक्रिया श्वेत। श्वेत ने मीना को फिर से याद दिलाया, मुझसे अभी भी औपचारिकता क्यों निभा रही हो? अपने दोस्त के लिए इंतजाम करने के बाद जाओ और फैमिली हेड का अभिवादन करो। तुम नियम नहीं भूल सकती, समझी? मीना ने जल्दी से सिर हिलाया, मैं समझ गई। श्वेत ने रुद्र की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर वह चला गया। श्वेत के जाने के बाद रेनू ने मीना से दीवानी सी होकर कहा, मीना, तुम्हारा ये चचेरा भाई सच में बहुत हैंडसम है। ये सचमुच वैसा ही है जैसा अफवाहों में कहा जाता है। मीना ने धीरे से जवाब दिया, बेशक। श्वेत त्यागी फैमिली में सबसे आउटस्टैंडिंग है। वह न सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है, बल्कि बिजनेस में भी एलीट है। भविष्य में वह निश्चित रूप से त्यागी फैमिली के बिजनेस को संभालेगा। फिर उसने रुद्र से कहा, रुद्र, ये मेरा बड़ा चचेरा भाई है। परिवार में इसका रुतबा बहुत ऊंचा है और यह सबसे होनहार भी है। जब से मैं वापस आई हूं, श्वेत ही मेरा ख्याल रख रहा है। अगर वह नहीं होता तो शायद मेरी शादी किसी और से हो गई होती। रुद्र ने बिना किसी भाव के टिप्पणी की, तुम्हारा ये चचेरा भाई सच में काफी आउटस्टैंडिंग है। हालांकि श्वेत रुद्र के साथ बहुत विनम्र था, लेकिन रुद्र को लगा कि श्वेत की आंखों में कुछ तो गड़बड़ थी, मगर रुद्र बता नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ थी।